हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका की भू संरचना को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम भू संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका की भू संरचना विविधता से युक्त है और जटिलता लिए हुए है। एक और प्राचीन स्थिर एवं दृढ़ भूखंड है तो दूसरी ओर वलय पर्वत श्रृंखला तथा मैदानी प्रदेश और तटीय मैदान हैं। उत्तरी अमेरिका की भू संरचना को प्रादेशिक रूप से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं और इसकी जो भूगर्भिक संरचना है उसके आधार पर उत्तरी अमेरिका को हम 4 प्रदेशों के अंतर्गत विभक्त कर सकते हैं। ये 4 प्रदेश हैं: कैनेडियन अथवा लॉरेशियन शील्ड, दूसरा है अपलेशियन पर्वत तंत्र, तीसरा है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, चौथा है पश्चिमी उच्च प्रदेश अथवा कॉर्डिलेरा। तो ये जो 4 प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में वर्गीकृत करके हम जो उत्तरी अमेरिका की भू संरचना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसको अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में हम लेते हैं कैनेडियन अथवा लॉरेशियन दृढ़ भूखंड, यानी कैनेडियन और लॉरेशियन शील्ड। देखिए, ये महाद्वीप जो हमारा नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसका सर्वाधिक प्राचीन भाग है। यह क्षेत्र विभिन्न पर्वत निर्माण युगों से होकर गुजर चुका है। पूर्व कैम्ब्रियन समय में इसका विस्तार वर्तमान की तुलना में ज़्यादा था। पहले का जो समय था, पूर्व कैम्ब्रियन युग था, उस समय यह अधिक विस्तृत था। अब इसका विस्तार कम हो गया है। इस दृढ़ भूखंड से उन आधारभूत चट्टानों की संरचना हुई जिसके सहारे शेष महाद्वीप का निर्माण हुआ है। पैलियोजोइक तथा मेसोजोइक समय में यह भाग सागरीय अतिक्रमण तथा प्लेस्टोसीन काल में महाद्वीपीय हिमानीकरण से प्रभावित हुआ। इस प्रदेश में सेंट लॉरेंस घाटी तथा अकेडिया के छोटे भागों को छोड़कर आंतरिक मैदान के पूर्व में स्थित जो कनाडा के भाग हैं वो निर्मित हुए थे दृढ़ भूखंड के रूप में। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनका विस्तार 2 स्थानों पर है। पहला विस्तार सुपीरियर झील के दक्षिण की ओर है, जहां इन्हें सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरा विस्तार सेंट लॉरेंस के अनुप्रस्थ फ्रंटेनाक अक्ष के सहारे है, जहां ये एडिरोनडाक पर्वतों की संरचना करता है। तो कैनेडियन शील्ड का, इसको हम लॉरेंशियन शील्ड भी कहते हैं, और जो आधारभूत चट्टानें थी उससे इनका निर्माण हुआ है। पैलियोजोइक और मेसोजोइक समय में इसका बहुत बड़े भाग का निर्माण हुआ। प्राचीन समय में प्री कैम्ब्रियन युग में ये जो कैनेडियन शील्ड थी ये अधिक विस्तृत थी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में। अब ये जो कैनेडियन जो शील्ड है, इस प्रदेश में उच्चावच जो है वो अत्यंत सीमित है, जो कहीं कहीं पर ही 300 मीटर से अधिक है, तथा अनगिनत पहाड़ियों एवं गर्तों से ये आवृत है। असंगठित प्रवाह तंत्र तथा असंख्य झीलों एवं झील तलों की उपस्थिति इस क्षेत्र के हिमानीकरण के प्रभाव को दर्शाती है। तो यहाँ पर ग्लेशियल टाइम्स में भी एक्टिविटी हुई थी, वो चीज़ भी आज प्रेजेंट टाइम में हम इसको देखा जा सकता है वो इस क्षेत्र में। दूसरा जो है वो है अपलेशियन पर्वत तंत्र, अपलेशियन माउंटेन सिस्टम। देखिए, अपलेशियन पर्वत तंत्र का विस्तार न्यू फाउंडलैंड से लेकर अलाबामा तक है। पैलियोजोइक युग के अंत में सघन प्राथमिक तलछटीय जमाओं में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम अक्षीय रेखा के सहारे वलन पड़ने से विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। कालांतर में इनके अपरदन तथा संप्राय मैदान में रूपांतरण के कारण वलन सक्रिय कटकों के रूप में रह गए। इसके बाद अपलेशियन पर्वत तंत्र में पुनः उत्थान हुआ, जो पूर्व की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से असमान था तथा पुनः अपरदन की प्रक्रिया से जुड़ गया। अपलेशियन पर्वत तंत्र के अंतर्गत 3 मुख्य विभाग स्थित हैं। देखिए, अपलेशियन जो माउंटेन सिस्टम है, ये वाला पूरा जो एरिया है ये अपलेशियन माउंटेन सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये जो 3 इसके जो मुख्य भाग हैं अपलेशियन पर्वत तंत्र के, वो हैं पूर्वी भाग जो कि प्राचीन अपलेशियन के नाम से जाना जाता है तथा ट्रायसिक निम्न भूमि के द्वारा उत्तरी तथा दक्षिणी 2 भागों में विभक्त है। दूसरा नवीन अपलेशियन, जिनका विस्तार सेंट लॉरेंस निम्न भूमि, चैम्पलेन तथा हडसन घाटी से होकर है।
यहाँ ये कटक एवं घाटी प्रदेश का निर्माण करते हैं, यानी रिज एंड वैली प्रोविंस का निर्माण करते हैं, न्यू अपलेशियन वाला जो पार्ट है वो। और तीसरा है पश्चिम में स्थित अपलेशियन का पठार, यानी वेस्टर्न साइड में जो लोअर हाइट में लोअर रीजन है, अपलेशियन प्लेटो का जो रीजन है वो इसके अंतर्गत आता है। अब प्राचीन अपलेशियन की हम बात करें तो देखिए ये जो प्राचीन अपलेशियन है उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और इसके अंतर्गत न्यू फाउंडलैंड, गास्पा, अटलांटिक प्रांत तथा न्यू इंग्लैंड सम्मिलित किए जाते हैं। यानी ये रीजन्स जो हैं ये ओल्डर अपलेशियन के अंतर्गत आते हैं, गास्पा पेनिनसुला, अटलांटिक प्रांत और न्यू इंग्लैंड। ये यहाँ पर विशेष रूप से गोलाकार पहाड़ियाँ तथा तीव्र जल प्रवाह युक्त घाटियाँ हैं। तटरेखा निमज्जित घाटियों के कारण कटी फटी है तथा तट के सहारे द्वीपों का प्रसार है। नग्न पहाड़ियां तथा ड्रमलिन, केम और एस्कर की उपस्थिति हिम के कार्य को प्रदर्शित करती है। एक्चुअली ड्रमलिन, केम और एस्कर जो है वो ग्लेशियर टोपोग्राफी के अंतर्गत आते हैं और वो यहाँ पर ये ओल्डर अपलेशियन का जो पार्ट है वहाँ पर हमें ड्रमलिन, केम और एस्कर्स देखने को मिलते हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि क्योंकि ये टोपोग्राफी ग्लेशियर्स की है तो ये ग्लेशियर्स के टाइम यहाँ पर काफ़ी जियोलॉजिकल एक्टिविटी हुई होगी, ये अनुमान लगाया जाता है। यह ट्रायसिक निम्न भूमि एक लंबाकार क्षेत्र है। एक्चुअली ये पूरा जो रीजन है एक ट्रायसिक टाइम का है और एक जो पूरा एक लंबा लॉन्जिट्यूडनल एरिया है, लंबा एरिया है जो हडसन नदी से कर्णवत रूप में न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैरीलैंड से होकर वर्जीनिया तक विस्तृत है। यह पिडमोंट निम्न भूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखो लोअर जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, राउंड माउंटेन्स होते हैं बिल्कुल छोटे, उनको हम पिडमोंट भी कहते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये निम्न भूमि वाला जो क्षेत्र है उसे हम पिडमोंट के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन ये पिडमोंट अथवा दक्षिण के पिडमोंट पठार से विलग है। इसकी कमजोर परतदार चट्टानें इसके किनारों पर उपस्थित रवेदार चट्टानों की तुलना में अपर्दन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। मतलब यहाँ पर अपर्दन की एक्टिविटी होती रहती है, जो वीक रॉक्स हैं वहाँ पर। इसकी बालुका पत्थरमय मृदा में प्राचीन अपलेशियन के 4 प्रक्षेपित विस्तारों के कारण पिडमोंट निम्न भूमि के उत्तरी तथा दक्षिणी छोर निरंतर संकड़े होते जाते हैं। अब प्राचीन अपलेशियन के यह प्रक्षेपित विस्तार उत्तर में मैनहट्टन तथा रीडिंग तथा दक्षिण में टेंटन तथा कम्बरलैंड के नाम से जाने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, प्राचीन अपलेशियन का जो प्रक्षेपित विस्तार है उसको नॉर्थ में हम मैनहट्टन के नाम से जानते हैं, मैनहट्टन और रीडिंग, और दक्षिण में टेंटन और कम्बरलैंड के नाम से जानते हैं। पश्चिम की ओर ब्लू कटक यानी ब्लू रिज समाप्त प्राय हो जाती है यहाँ पर तथा ट्रायसिक निक्षेप ग्रेट वैली से मिल जाते हैं। पूर्व की ओर न्यूयॉर्क तथा ट्रेंटन के बीच इस ट्रायसिक निम्न भूमि पर तटीय मैदानों के निक्षेप अध्यारोपित हो गए हैं। ट्रायसिक निम्न भूमि के अवसादों के बीच बीच में कई सारी कटकें फैली हैं जो अपेक्षाकृत उच्च भूभाग का निर्माण करती हैं। इनके अंतर्गत हडसन नदी पर खड़े पैलिसेड्स कगार तथा न्यू जर्सी के वाचिंग पर्वतों के 3 पूर्वाभिमुखी कगारों को सम्मिलित किया जाता है। यानी इसके अंदर जो हम रिजेस को इंक्लूड करते हैं, इसमें जो पैलिसेड्स रिज और न्यू जर्सी के जो माउंटेन्स हैं उनके जो रिजेस हैं उनको हम सम्मिलित करते हैं, ईस्टर्न रिजेस को। इसके दक्षिणी भाग में ब्लू कटक, ग्रेट सीओबीस तथा पिडमोंट को सम्मिलित किया जाता है। ब्लू कटक और यानी ब्लू रिज शियलकिल नदी से प्रारंभ होकर उत्तरी जॉर्जिया तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस कटक के उत्तरी भाग में सस्केहेना तक संकीर्ण रूप में हमें देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिण की ओर यह 21 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर से अधिक हो जाती है। ये श्रेणी जो है, ये श्रेणी रेनॉक पर्वत के दक्षिण में ग्रेट स्मोलीज अथाउनॉक्स की जटिल पर्वत श्रृंखला के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो लगभग 120 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। इनकी ऊंचाई 1800 मीटर से अधिक हो जाती है। इस प्रदेश में पिडमोंट एक असमान उच्च भूमि है जो तटीय मैदानों तक चले गए हैं। पेंसिल्वेनिया में यह पट्टी संकीर्ण है, लेकिन दक्षिण की ओर लगभग 125 किलोमीटर की चौड़ाई में है। ये वर्जीनिया और जॉर्जिया में यह जो क्षेत्र है ये अपेक्षाकृत ऊंचा है, जहां इनकी श्रेणियां 1000 मीटर तक की ऊंचाई
लिए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये उसके बाद हम लेते हैं जो नवीन एप्लेशियन जो है, न्यू एप्लेशियन, उसको देखिए। नवीन एप्लेशियन प्राचीन एप्लेशियन की तुलना में कम वलित एवं रूपांतरित है। प्राचीन एप्लेशियन जो पोर्शन था माउंटेन का, उसमें जो फोल्डिंग की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई और कायांतरण की जो प्रक्रिया है वो अधिक हुई। जब हम नवीन एप्लेशियन की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली वलन की जो क्रिया है और रूपांतरण की जो क्रिया है, ये ओल्डर एप्लेशियन के कंपैरेटिवली नवीन एप्लेशियन में कम हुई है। सेंट लॉरेंस घाटी इस नवीन एप्लेशियन वाले पार्ट में है। सेंट लॉरेंस घाटी में संस्तर लगभग पूरी तरह क्षैतिज हैं, क्योंकि जहाँ क्षैतिज होंगे दैट मीन्स वहाँ पे फोल्डिंग एक्टिविटी नहीं हुई है। अगर फोल्डिंग एक्टिविटी होती है तो जो संस्तर हैं रॉक्स के, वो हमें फोल्ड्स के रूप में क्लियर देखने को दिख जाते हैं या क्लियर देखने को मिलते हैं। तो सेंट लॉरेंस घाटी में संस्तर लगभग पूरी तरह क्षैतिज हैं। यह अधिक्षिप्त स्थलाकृति, कमजोर चूना पत्थर तथा शैल संरचना के कारण कहीं कहीं पर ही 120 मीटर के ऊंचाई को पार करती है, वरना अत्यंत यानी ये कुछ मैक्सिमम एरियाज में 120 मीटर की ऊंचाई से कम है, तथा जिस पर हिमानी निक्षेपों तथा परिहिमानी बालुका के जमाव अध्यारोपित हो गए हैं। चैम्पलिन निम्न भूमि की सतह भी इसी प्रकार की है तथा उत्तर हिमयुग समय में यह भाग सेंट लॉरेंस घाटी के साथ सागर के नीचे जलमग्न रहा है। वर्मोंट की ओर वेदिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जो विभिन्न समुद्र तलों को चिन्हित करती है। एक निम्न विभाजक जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 45 मीटर तथा चैम्पलिन झील से 15 मीटर है, इस भाग को हडसन घाटी से अलग करता है। एक बिल्कुल लोअर लेवल का जो डिवाइडर के रूप में आप मान लीजिए, जो हडसन नदी घाटी से इसको अलग करता है, इस पार्ट को। यहाँ सतह और भी अधिक असमान है, क्योंकि इसकी पहाड़ियाँ सामान्य तल से शायद ही कहीं पर 30 मीटर ऊंचाई पार करती हैं। पश्चिम की ओर इस पर एडिरोनडेक कैटस्किल्स खड़े हैं। ये पर्वत श्रृंखला यहाँ वेस्टर्न साइड में है, एडिरोनडेक कैटस्किल, तथा पूर्व में टंकोनिक जो पर्वत है वो यहाँ पर स्थित है। देखिए, एडिरोनडेक कैटस्किल और जो टंकोनिक पर्वत है, ये न्यूअर जो एप्लेशियन है यहाँ पर स्थित है। हडसन नदी अपनी घाटी को छोड़कर रीडिंग प्रक्षेपित विस्तार को काटते हुए अटलांटिक में गिरती है तथा उसकी घाटी दक्षिण की ओर ग्रेट वैली के रूप में बनी रहती है। यह रिज और वैली क्षेत्र की सर्वाधिक पूर्वी घाटी है और इसकी विशाल चौड़ाई तथा निरंतरता के कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। प्रक्षेपित विस्तार, रीडिंग प्रोंग, ओके, दिया गया है तथा निरंतरता के कारण ही से यह आप ध्यान रखिएगा। क्यों? ये जो हडसन नदी की जो घाटी है, जो ये रीडिंग प्रक्षेपित विस्तार को काटते हुए अटलांटिक में गिरती है, और ये इसका जो नाम दिया गया है, ये इसका विशाल जो चौड़ाई है, इसके लिए इसका नाम ये रखा गया है। रिज और वैली क्षेत्र, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, घाटियों एवं कटकों से आवृत है। यानी रिज और वैली क्षेत्र, काफ़ी रिजेस और वैलीज हैं जो अपना जो न्यूअर एप्लेशियन माउंटेन है उसके अंतर्गत। अब जब हम एप्लेशियन पठार की देखें, हम बात करें तो ये एप्लेशियन पठार का जो क्षेत्र है, ये उत्तर में 320 किलोमीटर व दक्षिण में 80 किलोमीटर चौड़ा है। संस्तर का ऊर्ध्वमुखी झुकाव जो है वो पूर्व व उत्तर पूर्व में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया है। पोकोनोस में संस्तर अपरदन से प्रभावित हुए हैं। कैटास्किल्स में ये गोलाकार पर्वतों के रूप में परिपक्व रूप में विभक्त हैं। उत्तरी एलिगेनी पठार में संस्तर ओहियो की मुख्य धाराओं से आवृत हैं। घटता हुआ दक्षिणवर्ती विस्तार कम्बरलैंड जो पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये एप्लेशियन जो प्लेटू है, उसमें जो कैटस्किल वाला रीजन है वो गोलाकार पहाड़ियों से के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ जो संस्तर हैं, जो रॉक्स के जो संस्तर हमें देखने को मिलते हैं, लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं, स्पेशली पोकोनोस में, तो काफ़ी अपरदन से प्रभावित दिखती हैं वो। इसके उत्तरी भाग में तीव्र ढालयुक्त घाटियाँ व तीखी कटकें अवस्थित हैं, जबकि मध्यवर्ती यानी जो पठार है उसके उत्तरी भाग में तीव्र ढालयुक्त हमें घाटियाँ और तीखी जो कटकें हैं वो देखने को मिलती हैं, जबकि मध्यवर्ती भाग में सामान्य ढालयुक्त घाटियाँ व मेसा पाए जाते हैं। मेसा भी एक प्लेटो का ही फॉर्म है
तो मध्यवर्ती जो पार्ट है इस एपलेशियन प्लेटो का, वो हमें सामान्य ढाल युक्त पाए देखने को मिलता है। दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग की उबड़ खाबड़ धरातल की पुनरावृत्ति हुई है, यद्यपि यहाँ इसकी विशालता कम है। एपलेशियन कोयला क्षेत्र उत्तरी हिमानीकृत क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश एपलेशियन पठारी क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह कोयला बिटुमिनस श्रेणी का है, यद्यपि यह किसी बड़ी पटल विरूपणी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। उत्तरी एपलेशियन कोयला क्षेत्र अमेरिका का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जिसका विस्तार पेंसिल्वेनिया के पश्चिमी 1/3 हिस्से पर है और यह ओहियो तथा पश्चिमी वर्जीनिया तक फैला हुआ है, यानी काफ़ी लंबा दूरी तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। मध्यवर्ती क्षेत्र उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। यह कनावा बेसिन में आवृत है तथा इसका सर्वाधिक विकास पूर्वी केंटकी में हुआ है। तो ये था प्लेटो का पोर्शन। अगला जो जियोलॉजिकल डिवीजन हम लेते हैं वो है मध्यवर्ती निम्न भूमि मैदान यानी सेंट्रल लोलैंड्स। देखिए, मध्यवर्ती निम्न भूमि का विस्तार आर्कटिक सागर से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक है। इसके पश्चिम में प्रशांत उच्च भूमि, पूर्व में कैनेडियन शील्ड तथा एपलेशियन है। पृथ्वी के विभिन्न भूगर्भिक युगों में इस क्षेत्र पर सागरीय अतिक्रमण हुआ है, लेकिन पर्वत निर्माण की मात्रा यहाँ अत्यंत सीमित है। केवल कभी कभार ही नीचे स्थित पैलियोजोइक संस्तर की सतह हमें देखने को मिलती है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश को 5 उपभागों में संरचना के आधार पर विभक्त किया जा सकता है और वो हैं मैकेंजी लोलैंड यानी मैकेंजी निम्न भूमि। देखिए, मैकेंजी निम्न भूमि रॉकी तथा कैनेडियन शील्ड के मध्य वेज आकार में है। इसकी दक्षिणी सीमा एडमंटन के उत्तर में भूमि की ऊंचाई से ली जा सकती है। सड़क एवं रेल मार्ग से रहित यह प्रदेश संचार के लिए वायुयान एवं नौवहन पर आधारित है। तो ये काफ़ी लोलैंड एरिया है। दूसरा है ग्रेट प्लेन्स वृहत मैदान। देखिए, वृहत मैदान मध्य रॉकी के पूर्व में स्थित है। कोई भी भूआकृतिक रचना वृहत मैदानों तथा आंतरिक मैदानों के मिलन स्थल को चिन्हित नहीं करती है। यद्यपि उत्तर में कोटे डी मिसौरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तथा सुदूर दक्षिण में जहां वृहत मैदान बाल्कन कगारों के रूप में देखे जा सकते हैं, इसके हमें अपवाद हैं। ये काफ़ी झुके हुए रिजेस हैं और कगार हैं। उत्तर में पीस नदी मैदान में इसका ढाल जो पीस रिवर है वो उत्तर में स्थित है और इसका जो ढाल है रॉकी के पर्वतपदीय क्षेत्र से पीस एवं उसकी सहायक नदियों के तलों की ओर हमें सामान्य रूप से इस वृहत मैदान का ढाल देखने को मिल जाता है। दक्षिण की ओर अल्बर्टा पठार पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हैं। ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं, जहाँ यूएसए में इन्हें हिमानीकृत मिसौरी पठार के रूप में जाना जाता है। ये जो ग्रेट प्लेन्स हैं ये बसंतकालीन गेहूं मेखला तथा पश्चिमी मेखला का उत्तरी तथा पश्चिमी भाग निर्मित करते हैं। यद्यपि तेल एवं प्राकृतिक गैस के उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था यहाँ अधिक कृषि केंद्रित नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी ये जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है इस ग्रेट प्लेन्स का, वहाँ पर जो बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस भाग में हिमचादर का विस्तार दक्षिण की ओर मिसौरी नदी रेखा तक चला गया है। इस कारण नदी के दक्षिण की ओर स्थित मैदान, जो कि पाइन रिज कगार तक अहिमानीकृत मिसौरी पठार के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है बेसिकली जो पठारी रीजन है मिसौरी नदी रेखा तक चला गया है और इसी कारण क्या है, नदी के दक्षिण की ओर स्थित मैदान जो पाइन रिज कगार तक अहिमानीकृत मिसौरी पठार के रूप में हमें देखने को मिलता है या जाना जाता है। मिसौरी जो पठार मिसौरी प्लेटो के नाम से। चौड़ी वेदिका समान पठार येलोस्टोन तथा उसकी सहायक नदियों की सीमाएं बनाता है। इस क्षेत्र में ब्लैक हिल्स के रूप में गुंबदाकार उभार हैं जो रॉकीज के बाह्यवर्ती हैं। आगे दक्षिण की ओर ये उच्च मैदानों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रदेश कभी जलोढ़ जो निक्षेपों से युक्त था किसी समय में और अपर्दन के कारण इसके पश्चिमी किनारों का निवर्तन हुआ है, जहां ये अनियमित कगारों का निर्माण करते हैं जिसे ब्रेक ऑफ प्लेन के नाम से जाना
जाता है। तो जो ये ग्रेट प्लेन्स है इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर हम देखें तो काफ़ी इसमें जटिलता हमें देखने को मिलती है। तीसरा है आंतरिक निम्न भूमि, इंटीरियर लोलैंड। इस क्षेत्र में अवसादी सतह उत्थान एवं अपरदन से परिवर्तित हो गई है, कठोर संस्तर कगारों के रूप में रह गए हैं, जबकि अपेक्षाकृत क्रम प्रतिरोधी सतहें निम्न भूमियों के रूप में पाई जाती हैं। सर्वाधिक उत्तरी कगार, जिसे न्याग्रा क्वेस्टा के नाम से जाना जाता है, न्याग्रा से लेकर लेक प्रायद्वीप में प्रवेश करता है तथा इंडियाना प्रायद्वीप से होकर इसे छोड़ देता है। आगे यह मैनिटोलिन द्वीपों तथा डोर प्रायद्वीप के रूप में चला गया है। यह आयोवा में पुनः प्रकट होता है तथा एक उत्तरवर्ती मोड़ के पश्चात विनिपेग, स्लेव तथा बियर झील के पश्चिम में दिखाई पड़ता है। इसके मध्य में स्थित निम्न भूमि तथा शील्ड के किनारे आंतरिक निम्न भूमि के रूप में जाने जाते हैं तथा क्षेत्र जो है ओंटारियो झील, जॉर्जिया खाड़ी तथा ग्रीन खाड़ी द्वारा आवृत है ये क्षेत्र। दक्षिण की ओर यह निम्न भूमि, जो कि बाह्य निम्न भूमि के रूप में जानी जाती है, पर ईरी, ह्यूरॉन तथा मिशिगन झीलें आवृत हैं। यानी जो आंतरिक निम्न भूमि वाला जो भाग है ये स्पेशली झीलों से आवृत क्षेत्र हम कह सकते हैं, या झीलों से आवृत क्षेत्र कहा जा सकता है। ये प्रदेश अधिकांशतः हडसन खाड़ी के पूर्व एवं पश्चिम में स्थित हिम के विशाल आगारों द्वारा हिम अतिक्रमण से प्रभावित रहा है, यानी ग्लेशियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रही है इस एरिया में। उत्तर में जहाँ इस अतिक्रमण की गति सर्वाधिक थी वहाँ सर्वाधिक अपरदन हुआ है तथा दक्षिण की ओर विशेषकर महान झीलों के दक्षिणी क्षेत्र में हिम के जमाव हैं, जिनके द्वारा गर्तों में भराव के कारण पर्याप्त समतल सतहों का निर्माण हुआ है। यद्यपि अपवाह विहीन विस्कॉन्सिन गुंबद इसका अपवाद है। आंतरिक निम्न भूमि की प्रमुख विशेषता झीलों का निर्माण, वृहद झीलों का निर्माण हिम के आगे बढ़ने व पीछे हटने का प्रत्यक्ष परिणाम है। तो ये जो निम्न भूमि है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ही झीलों का निर्माण है। अधिकतम हिमानीकरण के युग में मिसिसिपी व सेंट लॉरेंस नदियों के मध्यवर्ती जल संग्रह क्षेत्र हिमाच्छादित हो गए एवं पिघला हुआ जल मिसिसिपी अपवाह के अंतर्गत आ गया, और जो ही हिम का निवर्तन हुआ, पिघला हुआ जल विभाजक व हिम के किनारे के मध्य एकत्रित हुआ, जिससे विभिन्न जल राशियों का निर्माण किया, जिनका आकार एवं आकृति हिमाकारों, स्थल की समोच्च रेखा व निवर्तन की विशिष्ट स्थिति से निर्धारित थी। ये झीलें अपनी वर्तमान स्थिति में कभी छोटी तो कभी बड़ी रही, साथ ही कभी ये परस्पर संबंधित रही और कभी इनका संबंध नहीं रहा। लगभग अंतिम स्थिति में अटलांटिक से बढ़ने वाले जल ने सेंट लॉरेंस घाटी को बाढ़ग्रस्त किया व चैंपलिन सागर का निर्माण किया। फिर महाद्वीपीय उत्थान के फलस्वरूप चैंपलिन सागर स्थित होते हुए सेंट लॉरेंस ज्वारनदबुक का निर्माण हुआ और झीलों का वर्तमान रूप जो है वो अस्तित्व में आया। इनके अलावा अन्य झीलें भी हैं, जिनमें आगासीज झील, विनिपेगोसिस व मैनिटोबा, ये जो झील प्रमुख हैं इस समय की। उसके बाद है जो आंतरिक उच्च क्षेत्र है, इंटीरियर हाईलैंड्स हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत सम्मिलित ओजार्क, ओयाक्टिस भी अपलेशन जितने ही पुराने हैं। ये ओजार्क जो प्लेटो है, ओजार्क और ओयाक्टिस जो प्लेटो क्षेत्र है वो अपलेशन जितने ही पुराने हैं। ओजार्क पठार कैम्बरलैंड के पठार के विस्तार के रूप में हमें देखने को मिलता है तथा ये रिज और वैली क्षेत्र में के ओयाक्टिका पर्वत के रूप में प्रकट होता है। तो ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और इनका जो फॉर्मेशन का टाइम था वो भी एप्लेशन के टाइम से ही था। नेक्स्ट है आंतरिक निम्न भूमि। देखिए इसमें केंटुकी और टेनेसी का असमतल क्षेत्र और कम्बरलैंड का पठार सम्मिलित है। आंतरिक निम्न भूमि इंटीरियर लोलैंड वाला जो पठार प्लेटो है, इंटीरियर लो प्लेटो या निम्न पठार जिसे हम कहते हैं, इसमें केंटुकी और टेनेसी का असमतल क्षेत्र और कम्बरलैंड का पठार सम्मिलित है।
जहां नदी अपरदन के कारण ब्लू ग्रास बेसिन एवं टेनेसी के नेशाविले बेसिन का निर्माण हुआ है। ये जगह आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है। आंतरिक निम्न पठार केंटुकी और टेनेसी का असमतल क्षेत्र और कम्बरलैंड का पठार इसके अंतर्गत सम्मिलित है। फिर नेक्स्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन चौथा हम देखते हैं वो है पश्चिमी कॉर्डिलेरा या उच्च प्रदेश कह सकते हैं हमको, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। देखिए ये भी वेस्टर्न कॉर्डिलेरा हम माउंटेन क्षेत्र को कहते हैं, माउंटेनियस जो रेंज होती है वो उनको हम कहते हैं। इन उच्च प्रदेशों का विस्तार महाद्वीप के लगभग 1/3 क्षेत्र पर है, यानी जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उसके 1/3 पार्ट पर हमें वेस्टर्न कॉर्डिलेरा माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कॉर्डिलेरा देखने को मिलता है। ये नवीन मोरदार पर्वत श्रृंखला के अत्यधिक जटिल स्वरूप के परिचायक हैं, जिसका संबंध अल्पाइन पर्वत निर्माण युगीन युग से है। इनका निर्माण विभिन्न भूगर्भिक युगों में हुआ, जो अंतिम मेसोजोइक से टर्शरी युग तक का है, यानी जो अंतिम मेसोजोइक और टर्शरी युग के समय के बीच में इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का निर्माण हुआ। इनका उद्भव पूरब से पश्चिम की ओर होने वाले दबाव के कारण है, जिससे प्रशांत सागरीय पर्वत चक्र की श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। वलन क्रिया के साथ आग्नेय क्रियाओं की भी इसमें प्रमुख भूमिका रही है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में रॉकी पर्वत श्रृंखला में उत्थान के साथ साथ भ्रंश क्रिया तथा उद्गारों का भी योग रहा है, यानी जो रॉकी माउंटेन थे उसके अंतर्गत हमें रिफ्टिंग की एक्टिविटी भी देखने मिली, भ्रंश की क्रिया भी देखने मिली, और साथ में जो ज्वालामुखी उद्गार जो की क्रिया थी वो भी इसमें रॉकी माउंटेन्स में देखी जा सकती है। इसी के कारण अंतर पर्वतीय पठार तथा बेसिनों का जन्म हुआ। अब ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र सम्मिलित हैं, वो हैं रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र और प्रशांत पर्वतीय क्षेत्र। अब रॉकी पर्वत का निर्माण जो है विभिन्न भूगर्भिक युगों की हलचलों का परिणाम है। इसका प्रारंभ जो हुआ था मेसोजोइक युग से होता है, लेकिन वास्तविक पर्वत जो निर्माण था वो टर्शरी काल में हुआ। रॉकी पर्वत श्रेणियों का विस्तार अलास्का से मैक्सिको तक है। इसकी अनवरतता के क्रम में 2 स्थानों पर व्यवधान है, यानी एक कंटिन्यूस रेंज में है, केवल 2 ही जगह है, प्लेसेस हैं जहाँ पर इसकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होती है। उत्तर में ब्रुक श्रेणी के और दक्षिण में संयुक्त राज्य जो है यूएसए जो है उसके व्यूपिंग बेसिन द्वारा ये 2 जगह ब्रेक है। अंतर पर्वतीय पठार का विस्तार भी अलास्का से मैक्सिको तक है, और यानी जो इंटर माउंटेनियस प्लेटो जो है उसका जो विस्तार है अलास्का से मैक्सिको तक है। जबकि रॉकी पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? रॉकी पर्वत श्रेणी का जो विस्तार था वो अलास्का से मैक्सिको तक था। कंटिन्यूस रूप में है रॉकी पर्वत, केवल 2 ही जगह ऐसी हैं जहाँ पर इसमें ब्रेक आता है। एक तो नॉर्दर्न साइड में ब्रुक्स श्रेणी है वो करती है, ब्रुक श्रेणी की ओर वहाँ ब्रेक आता है, और दक्षिण में जो संयुक्त राज्य के वायोपिंग बेसिन जो है उसके द्वारा इसमें ब्रेक आता है। अब यहाँ पर जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है यहाँ पर कोलोराडो का पठार भी है। तो कोलोराडो का पठार जो है फेमस है ग्रैंड कैनियन है के लिए, और ग्रैंड कैनियन जो है वो कोलोराडो के पठार पे स्थित है। प्रशांत पर्वतीय क्रम 2 पर्वत श्रेणियां हैं, और पहली अलास्का श्रेणी और दूसरी पश्चिमी श्रेणी। तो पैसिफिक माउंटेन रेंज हो गई, रॉकीज हो गई और कोलोराडो का पठार हो गया, ये आपके इस वेस्टर्न कॉर्डिलेरा के अंतर्गत सम्मिलित हैं। देखिए जितने भी हमने ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है इसको आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि कारण ये है कि इसमें जो प्लेसेस हैं आपको बिल्कुल ध्यान से याद रख, तभी हम इसको आंसर फॉर्म में लिख पाएंगे।